जेफरी एप्स्टीन की जो कहानी है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये एक पूरे नेक्सस की कहानी है। एक ऐसा मकड़जाल जिसने उसके गुनाहों को न सिर्फ होने दिया, बल्कि दुनिया की नज़रों से छिपाए भी रखा। तो आइए इस जाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन-कौन फंसा था। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जेफरी एप्स्टीन जैसा इंसान ये सब अकेले नहीं कर रहा था। तो फिर सवाल यह है कि उसके सबसे करीबी लोग कौन थे, उसके इनर सर्कल में कौन था। हाल ही में जो दस्तावेज सामने आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे नाम उजागर किए हैं जो सच कहूं तो वाकई में चौंकाते हैं। कुछ लोग इस जाल में बुरी तरह उलझे हुए हैं, तो कुछ के नाम बस जरा से छूकर निकल जाते हैं। चलिए एक एक करके इस पूरे ताने बाने को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सबूतों के साथ सामने आए हैं। और इस लिस्ट में पहला ही नाम है मशहूर जादूगर डेविड कॉपरफील्ड का। वैसे तो कॉपरफील्ड के लिए विवाद कोई नई बात नहीं है, और एक पुरानी फेडरल जांच की वजह से ही वो एप्स्टीन के रडार पर आए थे। देखिए, एक तरफ तो कॉपरफील्ड के लोग पब्लिक में कहते हैं कि वो जेफरी एप्स्टीन के दोस्त नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ फाइलों में उन्हें साफ साफ जेफ का दोस्त बताया गया है। अब ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई है ना। और कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। एफबीआई का एक मेमो तो और भी चौंकाने वाली बात कहता है। उसके मुताबिक कॉपरफील्ड और एप्स्टीन के बीच एक साफ कनेक्शन है, जिसकी और जांच की जरूरत है ताकि ये पता चल सके कि क्या दोनों की दिलचस्पी नाबालिगों में थी। मतलब जांचकर्ता ये भी देख रहे थे कि कहीं वो एक दूसरे को विक्टिम्स तो रेफर नहीं करते थे। 16 ये उन औरतों की संख्या है जिन्होंने पिछले 4 दशकों में कॉपरफील्ड पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए हैं। ये नंबर अपने आप में एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। और ये जाल सिर्फ एंटरटेनमेंट की दुनिया तक ही सीमित नहीं था। अगला नाम है स्टीव टिश का, जो न्यूयॉर्क जायंट्स फुटबॉल टीम के मालिक हैं। उनके ईमेल से जो पता चलता है वो ये है कि एप्स्टीन के साथ उनका रिश्ता मूलतः कम उम्र की लड़कियों से मिलने पर टिका हुआ था। उनकी बातचीत कितनी खुफिया होती थी, इसका अंदाजा इस ईमेल से लगता है। जब महिलाओं के बारे में बात हो रही थी तो एप्स्टीन ने टिश को लिखा, मुझे कॉल करने के लिए एक नंबर भेजो, मुझे इन बातों का कोई रिकॉर्ड रखना पसंद नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें पता था कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शायद गैर कानूनी भी। अब इस कहानी में एक और कड़ी जुड़ती है नासकार ड्राइवर ब्रायन विकर्स की। इनका नाम सामने आता है इनकी पत्नी सारा केलन की वजह से। फाइलों में सारा को घिसलीन मैक्सवेल की सेकंड इन कमांड और एक मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर दिखाया गया है। फाइलों के हिसाब से कैलन का रोल बहुत अहम था। 2008 के चार्जशीट में उनका नाम सह साजिशकर्ता के तौर पर था। वो विक्टिम्स के लिए फ्लाइट्स बुक करती थीं, एप्स्टीन के लिए मसाज का इंतजाम करती थीं, और तो और उन पर एक नाबालिग पीड़िता की नग्न तस्वीरें लेने तक का आरोप है। और इन सबके बावजूद उनके पति विकर्स ने एप्स्टीन से दोस्ती बनाए रखी, यहाँ तक कि 2019 में भी उसे हैप्पी वैलेंटाइन्स दोस्त जैसा मैसेज भेजा। चलिए अब बात करते हैं उन हस्तियों की जो एप्स्टीन के 2008 में दोषी पाए जाने के बाद भी उसके दोस्त बने रहे। ये दोस्ती उनके जजमेंट पर, उनकी समझ पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस लिस्ट में एक बड़ा नाम है रश आवर जैसी फिल्मों के डायरेक्टर ब्रेट रैटनर का। एप्स्टीन के साथ उनकी ये तस्वीर काफ़ी बदनाम हुई और उनके रिश्ते पर जांच का एक बड़ा कारण भी बनी। अब जब रैटनर से पूछा गया तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसे बस एक इत्तेफाक बताकर टाल दिया। उन्होंने कहा, मेरा उनसे कोई पर्सनल रिश्ता नहीं था, मैं उन्हें जानता नहीं था, ये तो बस किसी इवेंट में मेरी और मेरी मंगेतर की तस्वीर है। सुनने में तो सीधी साधी सफाई लगती है ना, लेकिन फाइलें कुछ और ही कहानी बताती हैं। रैटनर के दावों के बिल्कुल उलट सबूतों की एक पूरी टाइमलाइन मौजूद है जो दिखाती है कि उस तस्वीर के कई सालों बाद तक दोनों में संपर्क बना रहा। 2012 में एक सहयोगी ने एप्स्टीन को ईमेल किया, ब्रेट आपको हेलो कह रहा है और आपको बहुत चाहता है। बाद के ईमेल्स में तो एप्स्टीन सीधे रैटनर को फोन करने की कोशिश कर रहा था। और 2018 में रैटनर के साथ एक मुलाकात एप्स्टीन के पर्सनल कैलेंडर में भी दर्ज है। अगला नाम है फिल्ममेकर वुडी एलन का। अब उनका खुद का विवादों से घिरा रहने का एक लंबा इतिहास रहा है, और इसी वजह से एप्स्टीन के साथ उनकी दोस्ती और भी ज्यादा सवाल खड़े करती है। एलन ने एक सजायाफ्ता अपराधी के साथ अपने रिश्ते को पता कैसे जायज ठहराया। उन्होंने कहा, मैं एक लेखक हूं तो मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो डिनर काफी दिलचस्प होते थे। आप एक तरह से अपने दरवाजे पर आए एक शातिर किरदार से मिल रहे होते हैं। उन्होंने इसे नैतिकता का सवाल बनाने के बजाय अपनी क्रिएटिव क्यूरियोसिटी का हिस्सा बता दिया। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़ी कैटेगरी पर,
और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइलों में हर नाम का मतलब ये नहीं कि वो दोषी हैं। कुछ नाम सिर्फ हालात या अफवाहों का शिकार हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मशहूर स्केटबोर्डर टोनी हॉक। उनका केस दिखाता है कि कैसे किसी का नाम सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से इन फाइलों में आ सकता है। तो चलिए इस अफवाह की हकीकत जानते हैं। आरोप ये था कि हॉक की शादी एप्स्टीन के आइलैंड पर हुई और उसका फोटोग्राफर एप्स्टीन का भाई मार्क था। लेकिन सच क्या निकला? शादी हुई थी फिजी में, आइलैंड पर नहीं, और फोटोग्राफर कोई और मार्क एप्स्टीन था, जिसका एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं था। ज्यादातर संभावना यही है कि एक पीड़िता ने दो अलग-अलग घटनाओं को आपस में मिला दिया। एक आयरलैंड में हॉक की शादी देखना और दूसरा उसके ठीक बाद उन्हें एप्स्टीन के आइलैंड पर ले जाया जाना। और नामों का ये जाल बहुत दूर तक फैला हुआ है। चलिए कुछ और जाने माने चेहरों पर जल्दी से नजर डालते हैं। माइकल जैक्सन, जिनसे एप्स्टीन सिर्फ एक बार मिला और कुछ भी गलत होते नहीं देखा गया। क्रिस टकर, जो एक मानवीय मिशन पर एप्स्टीन के प्लेन में थे, लेकिन ईमेल्स दिखाते हैं कि सजा के बाद भी संपर्क में थे। लियोनार्डो डिकैप्रियो, कैमरन डियाज और ब्रूस विलिस, ये वो नाम हैं जिनके बारे में एप्स्टीन बस डींगे मारता था कि वो उन्हें जानता है। जेजी और पूशा टी का जिक्र सिर्फ एक गुमनाम टिप में मिलता है, जिसका कोई सबूत नहीं है। और स्टीफन हॉकिंग, जो आइलैंड पर एक साइंस कॉन्फ्रेंस में गए थे, और उनका नाम भी एक बेबुनियाद आरोप में सामने आया। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि इन दस्तावेजों ने जवाब देने से ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मकसद था कि 3.5 मिलियन दस्तावेजों के सामने आने से सच्चाई साफ होगी, क्लैरिटी आएगी। लेकिन हुआ क्या? इसके बजाय हमारे सामने रिश्तों, साजिशों और अफवाहों का एक और भी ज्यादा उलझा हुआ जाल आ गया है। ये एक बहुत ही तकलीफदेह तस्वीर है कि कैसे ताकत, रसूख और जुर्म मिलकर अनगिनत लोगों की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो परेशान करता है। फाइलों में रिहाना की एक मिस्ड कॉल का जिक्र मिलता है, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। ये हमें सच में क्या बताती है? शायद बस इतना कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और शायद कुछ राज हमेशा के लिए दफन ही रहेंगे।